कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो हिस्ट्री की लोएस्ट पोजीशन पर इकोनॉमिकली पाकिस्तान आ चुका है। डॉलर की बात करें तो पाकिस्तान में वैसे तो 227 रुपये का डॉलर नज़र आता है, लेकिन जब हम ख़रीदने जाते हैं तो 200 ऑलमोस्ट 270 के करीब पाकिस्तान में डॉलर हो चुका है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान बद से बदतरीन कंडीशन में इकोनॉमिकली आता जा रहा है। क्या इस कंडीशन में हमें अपने नेबर्स के साथ ट्रेड करनी चाहिए? ख़ास तौर पे इंडिया जो कि बहुत तेज़ी से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, हमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए ट्रेड के हवाले से या पाकिस्तान इस टाइम हिस्ट्री की लोएस्ट पोजीशन पे है इकोनॉमिकली, उसका जिम्मेदार कौन है? सेकेंडली डॉलर की बात करें, वैसे तो हमें 227 रुपये नज़र आता है, नेट पे सर्च करें डॉलर टू PKR 227 पे नज़र आता है, लेकिन जब हम लेने जाते हैं या उस पर ट्रेड करते हैं तो हमें 260 270 का मिल रहा है। क्या वजह है कि हम 270 रुपये डॉलर पे पहुँच चुके हैं? इसकी मेन वजह है जी, हमारा 4 ग्रुप है। मैं आपको बताऊं, ब्यूरोक्रेट्स और हमारी जो है, अल्लाह आपका भला करे, ब्यूरोक्रेसी और हमारी अदलिया और फौज, इन्होंने सब ने लूटा इस मुल्क को। पाक रुपया 70 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान में आज के टाइम पे आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि जो आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको 227 228 ऐसे दिखेगा, उसके बाद भी ओपन मार्केट में 270 का बिक रहा है। इससे ही आप सोच सकते हैं जिस चीज़ की कीमत इन्फ्लेशन के हिसाब से 200 की होगी, वो भी ऑलरेडी पाकिस्तान में ऐसे 250-300 की बिक रही होगी। मतलब पाकिस्तान में जो दलाली है ये बहुत तेज़ी से हो गई है। ये जो मिडिल मैन है, ये जो बिचौलिया है, इसने अपने मार्जिन 2-2, 3-3, 4-4 गुना बढ़ा दिए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में आ गई है बम्पर महंगाई। डॉलर तो चलो जहाँ पहुँचा सो पहुँचा, इतनी बम्पर महंगाई आ गई कि एक सिंपल आटा, दाल, चावल, तेल, ऐसी चीज़ें भी पाकिस्तानी के लिए खरीदना उसकी जेब उसकी इजाज़त नहीं दे पा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनफॉल ऑफ जो इकोनॉमी है उसको तो मेरे ख्याल में हमारे पॉलिटिशियन हो सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का भी जो एक रोल बड़ा नेगेटिव रहा है पिछले कुछ सालों में। इसके अलावा जजेस, जुडिशरी वगैरह का जो हमारा एहतसाब का जो बुरा एक अमल चलता रहा है और उसका कोई रिजल्ट्स वगैरह नहीं आए, और ब्यूरोक्रेसी और किसी हद तक हम खुद एक माफिया इधर, वो शुगर माफिया, इस तरह ही दूसरे माफिया हैं। इन्होंने अब जैसे अपना फीड का माफिया है कि वो अपनी मर्ज़ी की पॉलिसियाँ बनाते हैं। इस मुल्क में देखें ना, शुगर माफिया कभी कम हुआ ही नहीं। उन शुरू से देख लें, मेरी आपकी कोई मिल नहीं है, सिर्फ 15-16 बंदे हैं। वैसे बेसिक वजह बताऊँ, इसमें ना पाकिस्तान में देखें ना, एक काला बैंक डैम वो नहीं बना। हम उस वक्त उसकी वजह से डिफॉल्ट पर चले गए। अल्लाह माफ़ कर, ना जाने जो हालात चले गए, ऑलमोस्ट चले गए। जो हालात है, 6.5 अरब डॉलर, आपके 5.5 अरब डॉलर की रिजर्व रह गए हैं। तो क्या है कि आपके डॉलर ज़ाहिर है अब हमारी मार्केट्स में हमारे पास डॉलर नहीं है ख़रीदने के लिए चीज़ें, और रुपया इस वजह से गिर रहा है कि हमने जो इतने ज़्यादा जो कर्ज़े देने हैं उनके, अगर हम वो जो हमारी अपनी इकोनॉमी वो डाउनफॉल में है, तो डेफिनेटली मैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, जैसे हमारे कंटेनर्स कराची पोर्ट के ऊपर पड़े हुए हैं, पूरे पाकिस्तान 15-16 MN बंदे हैं। किसी की एक जरदारी की 20 मिले हैं, नवाज शरीफ की 7 मिले हैं, 15-15, 16-16, जहांगीर तरीन की 17 मिले हैं। भाई ये ग्रुप बने हुए हैं। तो कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हमें पहले डॉलर्स की ज़रूरत है, तो डॉलर भी ऐसे नहीं मिलेंगे। LCs बंद हैं, LCs बंद भी इसलिए एग्जैक्टली LCs में। तो ये ओवरऑल जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो डॉलर का है। तो डॉलर हम लेते हैं किसी और रेट में, और जो बाहर लॉन्डर होकर जा रहा है पिछले, नहीं सिर्फ ये नहीं है, ये तो एक फैक्टर है। इसके अलावा जो हमारे सियासतदान हैं वो बहुत हद तक, और दूसरा जो लूटने वाली ये जितनी बातें, ये रूमर्स तो नहीं है, किसी हद तो बात सच्चाई है, लेकिन हम चलें इस बात में बहस नहीं करते कि किसने। अदलिया का मैंने खुद फैसला पढ़ा, 127 महकमे हैं, उसका ऑडिट हो ही नहीं सकते ये फौज के महकमे 127। एक और बात भी है कि हमारे यहाँ रोज़ 15,000 जो अफ़गानी हैं वो ट्रैवल करके अफ़गानिस्तान जाते हैं, और उनको $1,000 का यहाँ तक इजाज़त है कि वो लेके जा सकते हैं। तो वो अफ़गानिस्तान के ऊपर तो पाबंदियाँ, वो डायरेक्ट डॉलर परचेज़ नहीं कर सकते। तो वो हमारे थ्रू रोज़ाना 15,000 लोग अगर $1,000 लेके जाएं तो वो आप कैलकुलेट कर लें कि वो बहुत बड़ी एक अमाउंट है। ये मैं भी नहीं कर सकते। ये शो में आ रहा ना आपका, हमारा जो फौज का खर्चा है 1700 अरब 1800 अरब, असल इनकी अपनी जो है ना, इनकी अपना इंडस्ट्री लगाएं। लगता है हम जैसे पिछले दिनों में हम प्याज वगैरह बाहर मुल्कों से बड़े महंगे रेट्स पे ले रहे थे, तो इंडिया वगैरह हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़राअत
के अंदर वो हमसे भी बहुत अच्छे हैं। वो एक तो पैदावार बहुत अच्छी ले रहे हैं और दूसरा वो कि सस्ती भी हैं चीज़ें। हमारे जैसे पिछले यहाँ 1/3 जो इलाका है हमारे मुल्क का, वो सैलाब की वजह से, तबाहकारियों में की वजह से वो नुकसान हुआ। बताऊँ, हमारी जो बिजली थी ना, मैं इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, मेरे अपने ना स्क्रैप करके मैंने इंडस्ट्री बेची है, पावर लूम फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। 1 लाख लूम ना तोड़ दी है हमने, और इस वक्त 8 जेट शटलेस आपने अपनी जो इंडस्ट्री या जो फैक्ट्री थी उसे मेरे स्क्रैप पास कर दिया। 200-250 वर्कर मेरे पास काम करता, आगे उसके पास 5-5, 6 बंदे हैं। असल वजह क्या है? असल वजह उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग की है। उन्होंने घरों में ना जो लोगों को स्टिचिंग यूनिट, वो सिलाई मशीनें दे दी हैं, वहाँ से माल वो कलेक्ट करते हैं, गाड़ी आती हैं, मसलन वो अपना निकी लाइकी, नाइकी, नोकी, उनको सबका माल कलेक्ट करती है एक महल्ले में। औरत उधर बैठ के 4 मशीनों से अपना काम करती है। उनको कर्जा क्या दिया को पता। मैं यूथ को मशवरा देता हूँ, बरादराना टेक्निकल हैंड बने, अब डिग्रियाँ ना लें। आपको मैं सही बता रहा हूँ, एक प्लम्बर है ना, वो रात को 2000-3000 कमा के जाता है। आपकी टूटी ली 200 की टूटी या 200 रुपये स्किल सीखनी चाहिए। स्किल सीखे। चाइना ने भी स्किल सिखाई। चाइना तो 60 साल के बंदे को कहता है पेंटिंग करो, कढ़ाई करो, उन्होंने गलियाँ बना दी हैं। बदलनी चाहिए ये। एक्चुअली थोड़े कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म। हम ये नहीं सोचें कि हमें जो शॉर्ट टर्म में, ये जो अगले टर्म में इलेक्शन हो रहे हैं, हमें उसका क्या फ़ायदा होगा। कोई सियासतदान जब ये आ गया कि वो ये सोचेगा कि आइंदा 10-15 साल में या 50 साल में हम कहाँ पे खड़े होंगे, तो शायद वो एक फैक्टर हो लॉन्ग टर्म सकता है। विजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एग्जैक्टली वो लॉन्ग टर्म अगर हम कुछ सोचेंगे। 30,000 में उन्होंने माइक्रो फाइनेंस की। उसके बाद क्या हुआ कि वो ना उधर लेबर सस्ती है ना, एक औरत घर बैठी 100 रुपये डेली कमा रही हो, कहती ओके आई एम राइट, ठीक है, वो 100 रुपये। उनका बिजली के रेट हमसे कम है। हमारी इंडस्ट्री अब चले गई है 45वें यूनिट। अब जब इंडस्ट्री में बंद करी है, इसलिए वही मेरा 22 रुपये 45 पे चला। कर्जे अगर सिर्फ हम बात करें आईएमएफ की, तो आईएमएफ नहीं है, वरना 5 अगस्त 2016 को हमने लास्ट आईएमएफ की जो वो पैकेज था वो ख़त्म करके वो देखे तो हमने ख़त्म कर दिया था। वी हैव नवाज शरीफ का, बल्कि वो शायद उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर उनका बयान भी था, वी हैव डिसाइडेड टू से गुड बाय टू आईएमएफ, नो मोर लोन विल बी टेकन नेक्स्ट। मतलब जो भी है इकोनॉमी अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी है। तो जर्मनी देख लें, हम हमारे पास तो अल्लाह माफ़ करे कुछ। अब तो हम बांग्लादेश की भी एग्जांपल दें तो शायद गलत नहीं होगा। मेरी बात सुनो, मैंने जो बताया ना, 4 महकमे इन्होंने खाया है और दबा के खाया है, और उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। खुदा की कसम, मेरी बात सुने, पैसा भी इनके पास नहीं होगा। ये कब्र में को अंदर कोई लॉकर नहीं है कि जहाँ लेके जाएंगे। ये मेरे 1000 बंदे के जॉबलेस मैं करके अभी बैठा हूँ विद इन 2 मंथ, ठीक है। इस तरह मेरी है ना, इस तरह की बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारी देखने आप, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो रही हैं। खुदा की कसम रोना आ रहा है। और मैं आपको कहता हूँ, मैं सलूट करता हूँ सैलानी वालों को, मैं सलूट करता हूँ इन दूसरे बंदों को। पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधारने के लिए कोशिशें तो नाम मात्र की बहुत सारी की गई। पाकिस्तान की इकोनॉमी को मरने कोई देगा नहीं, इस बात को आप लिखित में ले लो। पाकिस्तान की इकोनॉमी आज जिस स्टेज पर है उसी स्टेज पर बनी रहेगी तो हमारे लिए भी फ़ायदा है, भारत के लिए भी फ़ायदा। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। जो हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग निराश हो जाते हैं कि लो इसको तो भीख मिल गई, ये तो अभी $6 बिलियन ले आया, ये तो अभी $9 बिलियन ले आया, ये तो अभी 4 ले आया, ये तो अभी 5 ले आया, अभी तो 10 ले आया। इस सब चीज़ों से कतई चिंतित आप मत होइए। कोई व्यक्ति मर जाता है तो दिक्कतें बढ़ती हैं। पाकिस्तान को मरने नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान को वेंटिलेटर पे रखा जाएगा। ना वो उठ पाएगा, ना वो सीधे निपट पाएगा, वो खाली पड़ा रहेगा। उसके ऊपर जो है उसको कांटा लगा रहेगा, उसको ग्लूकोज मिलता रहेगा, शरीर में उसका चलता रहेगा। वो मरने नहीं दिया जाएगा उसको, क्योंकि उसका मरना हमारे लिए खतरनाक है, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। अभी पाकिस्तान जिस स्टेज में है, जिसके पास में खोने को कुछ होगा ही नहीं, वो डरेगा ही नहीं। अभी पाकिस्तान के पास में खोने को काफ़ी कुछ है। आप एक बार अंदाज़ा लगा करके देखो, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर देश अगर एकदम से कंगाल हो जाए ना, तो वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सबसे पहला खतरा भारत के लिए है। इसीलिए कहीं ना कहीं हो सकता है इनडायरेक्टली भारत की अनुमति से, ये जो हम लोग देखते हैं ना, फ्रांस ने इनको कर्जा दे दिया, बाकी देशों ने दे दिया, हो सकता है कहीं ना कहीं पूछ करके दिया गया हो। ऐसा मेरा अंदाज़ा है। कोई भी फैक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी इसका प्रमाण नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं, सिर्फ ये मेरा एक अंदाज़ा, अनुमान मात्र है। हो सकता है
उन्होंने पूछा हो पहले कि क्या हम दे दें पाकिस्तान को, इधर से शायद कुछ हाँ ना हो गई हो, जो भी हो गई हो, उसके बाद दे दिया गया हो। क्योंकि पाकिस्तान में कल को जो उनके न्यूक्लियर एसेट हैं वो दुश्मनों के हाथ लग जाएंगे, वो आतंकवादियों के हाथ लग जाएंगे, तो कितना खतरनाक हो जाएगा। लग जाए ना लग, जब ये ऐसा देश नॉर्थ कोरिया को बताते हैं इसने तकनीक बेच दी, यूक्रेन को ये तकनीक बेचने वाला था एटमी हथियार के, तो ये एटमी हथियार भी बेच सकता है। ये नंगा देश है, नंगों का देश है, ये कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए और उसके बाद जब ऐसा कुछ होता है ना, तब माइग्रेंट्स आपके यहाँ घुसते हैं, रेफ्यूजीज, और जब ये रेफ्यूजीज घुसते हैं तो दुनिया में आप कितने ही ताकतवर हो, आप उसको बाहर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हमारे सामने है, आज हमारे देश में नेताओं में सॉरी टू से लेकिन इतनी उनकी मजबूती शायद नहीं है कि वो आज बोल दे रोहिंग्या को बाहर फेंक देंगे, कोई बोलता भी नहीं है। ये आप देख लो, बाहर करना तो बहुत दूर की बात है, आज भी हमारे देश में रोहिंग्या घुस गया है, उसको किसी भी नेता में हमारे दम नहीं कि बोल दे खुलेआम कि कल से रोहिंग्याओं को भगा देंगे, कोई भी नहीं बोलता है। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कितना मुश्किल काम हो जाता है। जब रेफ्यूजीज आपके अंदर घुसते हैं ना, तो पूरी दुनिया आपके ऊपर दबाव बनाती है। ये रेफ्यूजीज घुसेंगे, पानी के रास्ते घुसेंगे, जमीन के रास्ते घुसेंगे, अगर वहां पर एकदम ही कंगाली आ गई तो वो कंगाली नहीं आने देनी है। ये पाकिस्तान जैसे तड़प रहा है ऐसे ही तड़पता रहे, इसको भीख फीक मिलती रहे, खाली इतनी भीख जिसमें इसका खा ले जो गुजारा चले, निपटेगा भी नहीं, कुछ बन तो पाएगा पानी से रहा। इसीलिए ज़रूरी, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ निराश होने की ज़रूरत नहीं, इसको भीख मिलती है तो।